तो बेटे हम पढ़ रहे थे कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधियां। और कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधियों में हमने अब तक पढ़ी हैं कुल 5 विधियां। और आज हमें छठी विधि सीखनी है जिसका नाम है भाप आसवन विधि। भाप आसवन विधि को हम स्टीम डिस्टिलेशन मेथड भी कह सकते हैं। तो आप अपनी नोटबुक में जल्दी से हेडिंग लिख लो, भाप आसवन विधि। और ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को जब मैं समझाऊंगा जब भी आपको इसकी तरफ देखना है, अभी सिर्फ मेरी बातों के ऊपर ध्यान देना है। आप हेडिंग लिख लो, भाप आसवन या स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है। अब सबसे पहला सवाल बच्चों के दिमाग में खड़ा होता है कि सर भाप आसवन विधि का प्रयोग हम कैसे कार्बनिक पदार्थों के शोधन में करते हैं। तो ध्यान से समझना, कुछ कार्बनिक पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपने आप तो वाष्पित नहीं होते, यानी अपने आप तो वो भाप बन के नहीं उड़ सकते हैं, पर यदि पानी की वाष्प, जल वाष्प जिसे आप कहते हो या फिर भाप कहते हो, तो पानी की भाप के साथ वो आसानी से वाष्पित हो जाते हैं। यदि पानी की भाप उनके साथ रहेगी तो वे बड़ी आसानी से वाष्पित हो जाएंगे। और ऐसे पदार्थों का शोधन आप करोगे भाप आसवन विधि द्वारा। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, ध्यान से समझना। मान लो मेरे पास कोई ऐसा द्रव है जो अपने क्वथनांक पर पहुंचने से पहले ही अपघटित हो जाता है, यानी वो उड़ नहीं पाता है, अपने क्वथनांक तक वो गर्म नहीं हो पाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ द्रव ऐसे होते हैं जो अपने आप स्वतंत्र रूप से अकेले तो उड़ नहीं सकते हैं, वाष्पित नहीं हो सकते हैं, पर यदि उन्हें सहारा दे दिया जाए भाप का, यानी जल वाष्प का, तो जल वाष्प के सहारे से वो उड़ जाते हैं। ठीक है। ऐसे पदार्थों का शोधन हम करते हैं इस विधि द्वारा, जिसे हम कहते हैं भाप आसवन विधि। ठीक है। अब सवाल ये है यहां पर कि सर भाप के साथ में कैसे उड़ेंगे, मतलब इसका आंसर भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं, सुनो ध्यान से। मान लो मैं आपको यूं कह दूं कि एक बच्चा है और वो बच्चा जो है मार्केट में नहीं जा पाता है अकेला, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अकेला बाजार में चला जाए। पर जब उस बच्चे को किसी उसके दोस्त के साथ भेजा जाता है तो वो बाजार में चला जाता है आराम से, फिर उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो उसका जो दोस्त है ना, वो उस बच्चे को थोड़ा सा सहारा देता है, थोड़ा सपोर्ट देता है, और उस सपोर्ट की वजह से वो बाजार में चला जाता है बच्चा। ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि कुछ द्रव ऐसे होते हैं जो भाप की उपस्थिति में वाष्पशील होते हैं। यदि भाप उनके साथ है तो वे उड़ जाएंगे, क्योंकि भाप जो है, जल वाष्प की बात कर रहा हूं मैं, जब भी भाप बोलता हूं तो समझ जाना चाहिए जल वाष्प। जल वाष्प का अपना कुछ ना कुछ वाष्प दाब होता है। ठीक है, होता है ना वाष्प दाब। जल वाष्प का तो वाष्प दाब होगा ही, और जो द्रव है जिसे हमें उड़ाना है उसका भी वाष्प दाब कुछ ना कुछ होगा। जितना आप उसे गर्म करोगे उसका वाष्प दाब उतना बढ़ेगा। तो यदि वो द्रव अकेला गर्म हो रहा है तो उस द्रव के वाष्प दाब को ही वायुमंडलीय दाब का मुकाबला करना पड़ेगा। पर यदि उस द्रव के साथ जल वाष्प भी है तो जल वाष्प का वाष्प दाब और उस द्रव का खुद का अपना वाष्प दाब, दोनों के वाष्प दाबों का जो योग है वो मिलकर मुकाबला करेगा वायुमंडलीय दाब का। ठीक है। यह बात उस बच्चे के बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी जिसे क्वथनांक की सही परिभाषा याद है। ठीक है, मैंने आपको समझा रखी है क्वथनांक की सही परिभाषा। तो सबसे पहले चलो आगे भी मैं इस बात को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर यहां लिखते हैं, भाप आसवन विधि का प्रयोग कैसे कार्बनिक पदार्थों के शोधन में हम करते हैं। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे, इस विधि का प्रयोग, और वीडियो की स्पीड जो है ना फास्ट कर लिया करो। जब आपको लगता है ना स्पीड स्लो है तो उसकी स्पीड फास्ट कर दिया करो वीडियो की। जितना फास्ट स्पीड पे आप देख सकते हो उतना फास्ट स्पीड पे आपको देखना चाहिए, जिससे आपका टाइम बचे। ठीक है। इस विधि द्वारा ऐसे कार्बनिक पदार्थों का
शोधन किया जाता है, शोधन कह दो या पृथक्करण कह दो, एक ही बात है, शोधन किया जाता है, किया जाता है नंबर ए, पहली खासियत उनके अंदर क्या होनी चाहिए, पहली खासियत यह होनी चाहिए जो किसकी उपस्थिति में उड़ सकते हो, भाप की उपस्थिति में, ठीक है, जो भाप की उपस्थिति में, भाप की उपस्थिति में यानी भाप के साथ, भाप की उपस्थिति में क्या होते हैं, वाष्पशील होते हैं, भाप की उपस्थिति में वाष्पशील होते हैं। अब देखो एक बात बताता हूं, मैं यहां लिखता हूं तथा, एक चीज आपको और समझनी पड़ेगी इसमें, भाई वो अकेले तो उड़ नहीं सकते, पर भाप के साथ में उड़ जाएंगे, पानी की भाप के साथ में उड़ जाएंगे, पर उनके अंदर एक खासियत और होनी चाहिए, एक खासियत ये होनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि वे पानी में घुल जाएं, क्योंकि भाप जब ठंडी होगी तो वो पानी में तो बदलेगी, तो वे पदार्थ जल में अघुलनशील भी होने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहां लिखा है तथा, जो भाप की उपस्थिति में वाष्पशील होते हैं तथा जल में, तथा जल में कैसे होते हैं, अघुलनशील, जल में अघुलनशील, जल में अघुलनशील होते हैं, ठीक है। यह सबसे मेन बात है भाई। भाप आसवन विधि का प्रयोग हम ऐसे पदार्थों के शोधन में ही करते हैं जो भाप के साथ उड़ जाएं और पानी में ना घुले, ठीक है। दूसरी उनके अंदर खासियत यह है कि उन पदार्थों में जो अशुद्धियां हैं वे अवाष्पशील होनी चाहिए, उन अशुद्धियों के अंदर उड़ने की क्षमता नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहां लिखूंगा जिनमें, जिनमें अवाष्पशील, जिनमें अवाष्पशील अशुद्धियां, अवाष्पशील अशुद्धियां उपस्थित होती हैं। मैं एक बार और आपको बता रहा हूं कि वीडियो का स्पीड आप अपने अनुसार व्यवस्थित कर लिया करो, ठीक है बेटे। अवाष्पशील अशुद्धियां उपस्थित होती हैं, ठीक है। अशुद्धियां कैसी हो, जो भाप बन के ना उड़ती हो। जल्दी से पॉज करके लिखो आप, फिर मैं इसका सिद्धांत बताता हूं आपको कि यह विधि कौन से सिद्धांत पर काम करती है। लिख लिया बेटे, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास ऐसा पदार्थ होना चाहिए या ऐसा द्रव होना चाहिए जो अकेला तो उड़ नहीं सकता, पर भाप की उपस्थिति में वो उड़ेगा, पक्की बात है। भाप का उसे सपोर्ट चाहिए, भाप की उपस्थिति में वो उड़ सकता है, क्योंकि भाप उसकी हेल्प करती है उसके वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने में। ये जो वाक्य मैंने इस बार बोला है ना, ये वाक्य बहुत डीप नॉलेज वाला वाक्य है। भाप उसकी मदद करती है उसके वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर होने में, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जब भी किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है ना, तभी वो द्रव उड़ना शुरू होता है या उसका क्वथन होता है या वो बहुत तेजी से वाष्पित होता है, ठीक है। एक हेडिंग लिख लो आप, सिद्धांत, हेडिंग लिखो सिद्धांत। सिद्धांत में और अच्छे तरीके से समझ में आएगी आपको ये बात कि भाप किस तरीके से हेल्प करती है किसी भी द्रव को उड़ने में, ठीक है। देखो मान लो आपके पास कोई द्रव है और उसमें आपने जलवाष्प को मिला दिया है, तो जलवाष्प और द्रव का जो मिश्रण होगा उस मिश्रण का कुल वाष्प दाब होता है दोनों के वाष्प दाबों के योग के बराबर। इस बात को समझो। जैसे मैं आपको कहूं कि मेरे पास कोल्ड ड्रिंक है, क्या है कोल्ड ड्रिंक, ठंडा, जैसे पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, स्प्राइट, लिम्का, ये सब कोल्ड ड्रिंक हैं। हम माजा या स्लाइस की बात नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी।
तो इन कोल्ड ड्रिंक में लिक्विड तो होता ही है, पक्की बात है, पर इनके अंदर बेटे CO2 गैस भी तो होती है। तो CO2 गैस का खुद अपना कुछ दाब है और कुछ उस द्रव का वाष्प दाब है। तो CO2 का दाब और द्रव का वाष्प दाब, दोनों का दाब जब मिलेगा वाष्प दाब, तो उस मिक्सचर का यानी कोल्ड ड्रिंक का कुल दाब CO2 के दाब और उस लिक्विड के दाब के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम हमने वहां गैसों के ऊपर लगाया था, यहां हमने द्रव के दाब के बारे में भी बात कर दी। भाई द्रव के अंदर भी तो वाष्प दाब होता है ना। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि किसी भी द्रव और जल वाष्प का मिश्रण जो होगा उसका कुल दाब उन दोनों के अलग अलग दाबों के योग के बराबर होगा, और वो कुल दाब ही काम करेगा। किसका काम करेगा? वो द्रव को उबालने में हेल्प करेगा, कि जिससे वो अपने क्वथनांक से पहले ही उबल जाए, क्वथनांक तक पहुंचने की उसे आवश्यकता ना पड़े। तो यहां सिद्धांत में हम लिखेंगे किसी द्रव, समझना लिखते हुए भी, किसी द्रव व जल वाष्प, किसी द्रव व जल वाष्प के मिश्रण का, किसी द्रव व जल वाष्प के मिश्रण का कुल दाब, ठीक है, कुल दाब, कुल दाब का मतलब यहां कुल वाष्प दाब भी कह सकते हो आप। चलो वाष्प दाब शब्द का ही प्रयोग करते हैं हम यहां, मिश्रण का कुल वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब उन दोनों के, अब उन दोनों कौन है ये पता है ना। उन दोनों में एक तो आ गया आपका द्रव और एक आ गई जल वाष्प, इन दोनों की बात कर रही। ठीक है, उन दोनों के वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है, उन दोनों के वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है। तो मिश्रण का कुल वाष्प दाब जो होगा वो द्रव के वाष्प दाब और जल वाष्प का जो वाष्प दाब है उन दोनों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा हो जाता है उस द्रव को, द्रव अपने क्वथनांक से पहले ही, क्वथनांक तक गर्म होने की उसे जरूरत ही नहीं है, क्वथनांक तक गर्म होने से पहले ही वो वाष्पित होने लगता है बहुत तेजी से। तो यहां लिखेंगे हम जिसके कारण द्रव अपने क्वथनांक तक गर्म होने से पहले ही, क्वथनांक तक गर्म होने से पहले ही या पूर्व ही वाष्पित होने लगता है, वाष्पित होने लगता है। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को कि मैं क्या समझा रहा हूं, और बार बार बोलता रहता हूं कि वीडियो की स्पीड अपने अनुसार व्यवस्थित कर लिया करो। देखो, यदि द्रव को अकेला उड़ना पड़ता तो उसे गर्म होना पड़ता अपने क्वथनांक तक, और उस द्रव के अंदर एक प्रॉब्लम है कि वो अपने क्वथनांक तक गर्म होने से पहले ही अपघटित हो जाता है, टूट जाता है, वो अपनी अवस्था में रहता ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे द्रव हैं, मैं अभी एग्जांपल बताऊंगा आपको। तो हम क्या करेंगे, उस द्रव के अंदर प्रवाहित करेंगे जल वाष्प को। अब द्रव का कुछ तो अपना वाष्प दाब होगा और कुछ जल वाष्प का वाष्प दाब होगा। तो जल वाष्प क्या करेगी, उसकी हेल्प करेगी उसे उड़ने में। तो अब द्रव को अपने क्वथनांक तक गर्म होने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो बिल्कुल
जलवाष्प की सहायता से क्वथनांक पर पहुंचने से पहले ही उड़ना शुरू कर देगा। जैसे मैं आपको कहूं कि एक एग्जांपल देता हूं, चलो आपको समझाने के लिए, कि एक रास्ते में इतना बड़ा नाला है और ये है वो रास्ता। इस रास्ते पे एक छोटा बच्चा जाता है, छोटा बच्चा। जब छोटा बच्चा इस रास्ते पे जाता है तो रास्ते में आ जाता है उसके नाला, ठीक है। उस नाले को पार करने के लिए उसे बहुत हिम्मत की जरूरत है। क्या होगा, या तो वो यहां खड़ा होकर थोड़ी देर देखेगा कि मैं इस नाले को पार ही नहीं कर सकता हूं, फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आएगा कि हाँ एक तरीके से पार कर सकता हूं, मैं वापस जाऊं और वहां से दौड़ता हुआ आऊं, और दौड़ता हुआ यहां से मुझे लॉन्ग जंप लगानी पड़ेगी, लंबी कूद लगानी पड़ेगी, और उससे मैं इस नाले को पार कर जाऊंगा। कोशिश करेगा ना। पर हुआ क्या कि वो तैयारी में लगा ही हुआ था कि मैं पीछे लौटूंगा और ऐसा करूंगा, दौड़ के लॉन्ग जंप मारूंगा। पर उसी समय एक बड़ा आदमी आ जाता है वहां, ये बड़ा आदमी वहां पहुंच गया। तो बड़ा आदमी देखता है कि बच्चा नाला पार नहीं कर पा रहा है, थोड़ी सी तो हिम्मत है उसके अंदर, पर अभी थोड़ी सी हिम्मत की और कमी है। तो बड़ा आदमी इसका हाथ पकड़ता है, बच्चे का, या दोनों हाथ पकड़ेगा इसके, और कहेगा कि मेरे साथ साथ जंप मारना है। तो बड़ा आदमी जब इसके हाथ पकड़ेगा छोटे बच्चे के, तो जब इसके हाथ पकड़ के उसे कहेगा जंप मारो, लंबी कूद मारो, जंप करो, तो बच्चा सोचेगा कि हाँ मैं अपनी हिम्मत भी लगा रहा हूं जंप मारने में। पर आपको पता है कि ये बड़ा आदमी इसकी बहुत हेल्प करेगा और इस छोटे बच्चे को नाला पार करवा देगा, ये करा देगा ना पार। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, ऐसी तो घटनाएं बहुत सारी आप देखते होंगे, नहीं देखते होंगे तो देख लोगे, पर समझ में तो आई ना बात। तो बेटे ये जो छोटा बच्चा है ना, ये हमारा द्रव है, हमारा लिक्विड है जिसे हमें उड़ाना है। और जो बड़ा आदमी है यहाँ, ये है जलवाष्प। तो जलवाष्प इस द्रव की हेल्प करती है उड़ने में, ठीक है, वाष्पित होने में। बिल्कुल यही कंसेप्ट यहां काम कर रहा है हमारी थ्योरी में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। समझ में आई ना बात। देखो मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा कि किसी द्रव व जल वाष्प के मिश्रण का कुल वाष्प दाब, द्रव है और पानी की भाप भी है, उन दोनों के वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है। दोनों के वाष्प दाब फिर मिल के काम करेंगे, ठीक है, एकता में शक्ति है, जिसके कारण द्रव अपने क्वथनांक तक गर्म होने से पहले ही वाष्पित होने लगता है। उसे उतना एफर्ट लगाने की जरूरत है ही नहीं, उसे अपने क्वथनांक तक गर्म करने की जरूरत, गर्म होने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जलवाष्प उसकी मदद कर रही है। जल्दी से पॉज करके लिखो, फिर हेडिंग लिखेंगे हम विधि, फिर हम थ्योरी समझेंगे पूरी क्या है। लिख लिया बेटे, ठीक है। अब विधि समझते हैं, आप हेडिंग लिख लो विधि। देखो विधि को समझने के लिए आपको इस चित्र को देखना पड़ेगा ध्यान से। आप चित्र को देखो जरा, मैं कुछ बातें बताता हूं आपको। हेडिंग लिख लो पहले तो विधि अपनी नोटबुक पे, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। देखो इस चित्र में आपको नजर आ रहे होंगे दो गोल पेंदी वाले फ्लास्क, नजर आ रहे ना, दो गोल पेंदी वाले फ्लास्क, और उन दोनों फ्लास्क को हमने रख रखा है बालू ऊष्मक के ऊपर। सबसे पहले तो हेडिंग लिख लो आप, हेडिंग लिखो विधि, विधि या मेथड। देखो हमारा जो पहला फ्लास्क है, इसके नीचे भी बर्नर है, बालू ऊष्मक है। दूसरे फ्लास्क के नीचे भी बर्नर है, बालू ऊष्मक है। बालू ऊष्मक का मतलब रेत की सहायता से हम गर्म कर रहे हैं इसमें बीकर में, सॉरी फ्लास्क में जो भी मटेरियल है। आप लोहे की जाली पर भी गर्म कर सकते हो, आप बालू ऊष्मक पर गर्म कर सकते हो, आप तेल ऊष्मक पर गर्म कर सकते हो, पर जल ऊष्मक का प्रयोग यहां नहीं करना है, क्योंकि टेम्परेचर हमें लगभग 100 से ऊपर ले जाना पड़ेगा, इसलिए जल ऊष्मक काम नहीं करने का यहाँ। देखो हमने पहले गोल पेंदी वाले फ्लास्क में क्या ले रखा है, जल, और जब जल को गर्म करोगे तो क्या बनेगी, भाप बनेगी, भाप, जल वाष्प। तो यहां से ये तो पानी डालने के लिए पाइप है, जो पहला पाइप है। दूसरा निकास नली में से क्या निकल के जाएगी, जलवाष्प। अब दूसरे फ्लास्क में हमारे पास अशुद्ध द्रव है। अशुद्ध द्रव में द्रव तो है ही, पर उसकी अशुद्धियां भी हैं। अशुद्धियां अवाष्पशील हैं, वे उड़ेंगी नहीं, पर द्रव उड़ना चाहता है, पर वो अपने क्वथनांक तक पहुंचने से पहले ही अपघटित हो जाता है, टूट जाता है। तो हमें द्रव को उड़ाना है उसके क्वथनांक पर पहुंचने से पहले ही।
उड़ाना है द्रव को। तो द्रव को यदि आप चाहते हो कि उसके क्वथनांक से पहले ही वो उड़ जाए, क्वथनांक तक गर्म होने से पहले ही उड़ जाए, तो आपको इधर तो द्रव को गर्म करो पर उसे क्वथनांक तक ना गर्म करो। चाहे तो आप इसमें थर्मोमीटर लगा सकते हो, क्वथनांक तक गर्म करना नहीं है, क्वथनांक से बहुत कम ताप पर गर्म करना है। और इधर से प्रवाहित कर रखी हमने जलवाष्प, देखो ये जलवाष्प यहां से जा रही है इसके अंदर। तो जब पानी की भाप जलवाष्प इसमें घुलेगी तो द्रव कुछ तो गर्म हो रहा, उसका वाष्प दाब कुछ तो बढ़ रहा, ऊपर से जलवाष्प ने उसकी हेल्प कर दी आगे। तो क्या होगा, द्रव जलवाष्प की हेल्प के कारण उड़ना शुरू कर देगा, तो वो द्रव भी उड़ेगा और उसके साथ साथ जलवाष्प भी। तो ये जो निकास नली है ना, इस निकास नली में एक तो होगा द्रव और एक होगी जलवाष्प। जलवाष्प ही द्रव का हाथ पकड़ के उसे उड़ा के ले जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। द्रव अकेला नहीं उड़ पा रहा था, पर जैसे ही आपने इधर से पानी की भाप इसमें प्रवाहित करी तो पानी की भाप ने द्रव की हेल्प करी उड़ने में, यानी उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर करने में, उसके क्वथनांक पर पहुंचने से पहले ही। तो इस निकास नली में से द्रव जाएगा, द्रव की वाष्प और जल वाष्प दोनों की वाष्प उड़ेगी और फिर वो जल संघनित्र है, दोनों की वाष्पों को हम ठंडा करेंगे। जब ठंडे हो जाएंगी तो द्रवीभूत हो जाएंगी और द्रवीभूत या द्रवित या लिक्विफाइड होके यहाँ ग्राही या ग्राहक पात्र में हमारे पास क्या इकट्ठा होगा, जल और शुद्ध कार्बनिक यौगिक। ये शुद्ध कार्बनिक यौगिक जल में होगा अघुलनशील, पानी में नहीं घुलेगा। ये पानी की भाप से तो हेल्प लेता है पर पानी में घुलता नहीं है। ये भी खासियत मैंने बताई थी कि ये खासियत भी होनी चाहिए उस पदार्थ के अंदर, तभी आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हो उस पदार्थ के शोधन में। तो यहाँ जल और शुद्ध कार्बनिक यौगिक का मिश्रण आपको मिल जाएगा और इसे निथार के आप अलग कर लोगे, ठीक है। बताओ समझ में आएगा? अब लिखते हुए और भी ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो सर्वप्रथम दिए गए चित्र के अनुसार एक फ्लास्क में जल वाष्प को बनाते रहते हैं, मतलब जल वाष्प तैयार करते रहते हैं एक फ्लास्क में। देखो इसमें तो पानी को गर्म करके भाप बना रहे हैं हम लगातार, तथा दूसरे फ्लास्क में अशुद्ध द्रव को दूसरे फ्लास्क में क्या है, अशुद्ध द्रव, उसके क्वथनांक से कम ताप पर क्वथनांक तक गर्म नहीं करना है, नहीं तो वो टूट जाएगा, अपघटित हो जाएगा, अपने रूप में रहेगा ही नहीं। उसके क्वथनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं तथा साथ साथ, मतलब इसी के साथ और क्या करना है, इसमें जल वाष्प, साथ साथ इसमें जल वाष्प, देखो यहां से जल वाष्प भेज रहे, इसे गर्म तो कर रहे, जल वाष्प भी भेज रहे, इसमें जल वाष्प
प्रवाहित करते हैं। अब जैसे ही आपने जल वाष्प का सहारा दिया, तो जल वाष्प का सहारा देते ही क्या होगा आपको पता है ना क्या होगा? जिसके कारण द्रव व जल वाष्प दोनों एक साथ वाष्पित होने लगते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जब यहां से द्रव की भाप भी उड़ेगी, जल वाष्प भी, तो वे संघनित्र में जाके ठंडे होंगे। जो संघनित्र द्वारा द्रवित होकर ग्राही में एकत्र होते हैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि दो चीज हैं ये। अतः क्या क्या चीज प्राप्त हुई हमें? अतः जल व शुद्ध कार्बनिक यौगिक कह दो या द्रव कह दो, शुद्ध कार्बनिक द्रव ग्राही में एकत्र हो जाते हैं। और जब ग्राही में ये एकत्र हो जाएंगे तो क्या करेंगे हम बताओ? अब क्या करेंगे? अब आप इन्हें निथार के अलग कर लोगे, क्योंकि इस कार्बनिक यौगिक की एक खासियत थी कि पानी में अघुलनशील था ये। ठीक है, अब इन्हें निथार कर, बहुत तरीके हैं, मैं लिख रहा हूं यहां निथार कर, किसी और विधि से भी कर सकते हो आप। निथार कर अलग कर लिया जाता है, क्योंकि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं ना, वे पानी में अघुलनशील होते हैं ज्यादातर। ठीक है, दोनों को आप अलग अलग कर लोगे। ये हो गया हमारा पूरा मेथड। जल्दी से पोज करके लिखो, आप पोज करके लिखो बेटे। लिख लिया? ठीक है, अब बताओ समझ में आया क्या मेथड आपके? क्या करा हमने सिर्फ एक छोटा सा काम ये किया है कि जो हमारा द्रव था ना, उस द्रव के अंदर हिम्मत नहीं थी अकेले उड़ने की। क्यों नहीं हिम्मत थी? कि जब वो अपने क्वथनांक तक गर्म होता था ना, तो क्वथनांक तक गर्म होने से पहले ही वो टूट जाता था 2 या 3 हिस्सों में, यानी अपघटित हो जाता था। तो इसका मतलब उसे उसके क्वथनांक तक गर्म करना ही बहुत रिस्की था, इसलिए हम उसे अकेले को गर्म करके उड़ा नहीं सकते। तो हमें कुछ उसे इस तरीके से उड़ाना था कि वो अपने क्वथनांक तक गर्म भी ना हो और उड़ भी जाए। तो हमने उसका एक गुण देखा कि उसके अंदर एक गुण है कि वो जल वाष्प की उपस्थिति में उड़ जाता है अपने क्वथनांक तक गर्म होने से पहले ही। तो हमने उसी गुण का यहां सहारा लिया, उसी गुण का हमने यूज कर लिया। ठीक है, यानी उसे उड़ाने के लिए हमने जल वाष्प का प्रयोग किया है। एग्जाम्पल लिखते हैं इसके, लिखो पहला एग्जाम्पल, पहला उदाहरण। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है ना, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का शोधन हम इस विधि से कर सकते हैं।
क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में खासियत ये होती है कि पानी की भाप के साथ उड़ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से एनिलीन है, एनिलीन इंक होती है, इंक स्याही, तो एनिलीन भी भाप के साथ उड़ जाती है। एनिलीन का शोधन भी हम इस विधि द्वारा कर सकते हैं, और नाइट्रोबेंजीन का भी, नाइट्रोबेंजीन, ये सब हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैं आपको कहूं कि जो सुगंधित तेल होते हैं ना, लिख लो आप, सुगंधित तेल, सुगंधित तेल, तो इनके शोधन में हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। आदि के शोधन में, तो इनके शोधन में हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं। जैसे मैं आपको कहूं दूसरा एग्जाम्पल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल व पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल व पैरा नाइट्रोफिनॉल के पृथक्करण में। तो यदि आपको ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को पैरा नाइट्रोफिनॉल से अलग करना है तो भी आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल तो भाप के साथ उड़ेगा और पैरा नाइट्रोफिनॉल भाप के साथ नहीं उड़ेगा। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल एक और लिख लो आप, ट्राइफिनाइल कार्बिनॉल, ट्राइफिनाइल कार्बिनॉल व डाइफिनाइल कार्बिनॉल, व डाइफिनाइल कार्बिनॉल के पृथक्करण में। ठीक है, इसमें से जो ट्राइफिनाइल कार्बिनॉल होता है ना, वो उड़ता है भाप के साथ, तो इसमें भी आप भाप आसवन विधि का प्रयोग कर सकते हो। जल्दी से पोज करके लिखो। अच्छा, अब पोज करके लिखो बेटे, लिख लिया? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है आपके समझ में आई होगी भाप आसवन विधि। कल मैं आपको सिखाऊंगा निर्वात आसवन विधि, या निर्वात आसवन विधि को आप कह सकते हो कम दाब पर आसवन। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। एक चीज का ध्यान रखना है कि आप वीडियो की स्पीड अपने अनुसार व्यवस्थित कर लिया करो जरूर। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।